ध्येय टीवी पर आप सुन रहे हैं न्यूज़ दिस आर और मैं हूं विवेक ओझा। आज बात करेंगे क्वाड की, क्योंकि क्वाड बहुत सुर्खियों में है। भारतीय प्रधानमंत्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए और वहां पर उन्होंने क्वाड की बैठक में भाग लिया। 24 सितंबर को यानी कल ही इसका ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया जा चुका है। चारों देशों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में महत्वपूर्ण बातें करी हैं और इसके बाद से ये बात भी चर्चा में आ गई है कि क्वाड का एग्जिस्टेंस किस प्रकार से रहा, उसका इवोल्यूशन क्या हुआ, क्वाड जो है किस तरीके से काम कर रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो जो बात हुई वहाँ पर 24 सितंबर में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया, उसमें कहा गया है कि एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके लिए ये देश मिल कर के काम करेंगे। और ये जो इनका फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है। इनका कहना है कि किसी को टारगेट नहीं करना है। अगर कोई दुनिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं बन रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको काउंटर बैलेंस किया जाए। तो चीन के लिए भी खुला है, चीन सहयोग करना चाहे क्लाइमेट चेंज के फील्ड में, सिक्योरिटी के फील्ड में, मैरीटाइम सिक्योरिटी के फील्ड में, तो उसका स्वागत है। लेकिन चाइना जिस तरीके से काम करता है तो पता ही है कि उसको काउंटर बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए इस बैठक में इस मुद्दे के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण बातें कही गईं और इन्होंने कहा कि कोविड जो मुद्दा है महामारी का, इससे निपटने के लिए एक ग्लोबल पार्टनरशिप होनी चाहिए। ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप जो होगी उसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत अपने अपने स्तर पर जो ग्लोबल मेडिसिन्स की सप्लाई हैं उन सबको इंश्योर करेंगे ताकि जो ग्लोबल ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, उसको सुरक्षित किया जा सके। इसके साथ इन्होंने क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इन सब मुद्दों पर महत्वपूर्ण रूप में चर्चा करी है। तो सवाल उठता है कि जो क्वाड की संकल्पना है वो कैसे और कहाँ से स्टार्ट हुई। क्वाड का जो कॉन्सेप्ट है वो 2004 में सुनामी के बाद सामने आया था। उस वर्ष भारत ने अपनी नौसैनिक क्षमता दिखाते हुए सिद्ध किया था कि वह ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान न केवल तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुरक्षा दे सकता है, बल्कि अपने पड़ोसियों मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया को भी सहायता दे सकता है। 32 भारतीय जहाज़ों और 5500 कार्मिकों ने भारत की तरफ से हिंद महासागर की सुनामी के समय अपनी मानवतावादी सहायता पड़ोसी देशों को उपलब्ध कराई थी और यहीं से क्वाड की परिकल्पना शुरू हुई थी कि और देश हिंद महासागर की सुरक्षा और डिजास्टर मैनेजमेंट में किस तरीके से भूमिका निभा सकते हैं। इसके बाद जापान के प्रधानमंत्री ने आर्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रीडम की धारणा दी और दो महासागरों के संगम यानी कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज की धारणा के जरिए हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के संगम को क्षेत्र के राष्ट्रों के लिए साझे हित के रूप में प्रस्तुत किया था, जिसने क्वाड को एक नया आकार देने की कोशिश की थी। दिसंबर 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी जापान के आर्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रीडम की धारणा का समर्थन और स्वागत किया था और 2007 में जब मालाबार संयुक्त सैन्याभ्यास का आयोजन हुआ तो उसके साथ क्वाड की धारणा को एक नया आधार मिला। जब ये विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर को भी इसमें जोड़ा गया था। और जब ये सब हो रहा था और दो महासागरों के संगम की धारणा को जापान मजबूती देने में लगा था, तब चीन और रूस ने क्वाड को एशियाई नाटो के रूप में प्रस्तुत कर इसके प्रति अपनी आशंकाएं प्रकट की थीं। अमेरिका, जिसे उत्तर कोरिया के साथ 6 पार्टी वार्ता में चीन का सहयोग चाहिए था, उसने क्वाड के प्रति अपना रुझान एक समय में जाकर हल्का कर दिया और इसीलिए क्वाड जो है कुछ समय तक स्टैग्नेशन फेज में रहा। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी अपने को जो मालाबार एक्सरसाइज वगैरह है, संयुक्त अभ्यासों से बाहर रखा था। इसके बाद क्वाड एक दशक के लिए यानी एक डेकेड तक प्रभावहीन सा हो गया। लेकिन एक बार फिर से क्वाड को नई ऊर्जा 2017 में तब मिली जब डोकलाम विवाद और चीन की एशिया, खासकर दक्षिण एशिया में बढ़ती विस्तारवादी नीति और डोकलाम मुद्दे पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनातनी को देखते हुए इस विवाद के एक महीने बाद ही क्वाड के चारों देशों के नेता मनीला में यानी फिलीपींस में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस वार्ता के लिए मिले और यहाँ से क्वाड की धारणा को अधिक मजबूती मिली। भारत ने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में नौगमन की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, महत्वपूर्ण वाणिज्यिक समुद्री मार्गों से अबाधित जो आवाजाही है
उसको एक नया वैश्विक आंदोलन बना दिया है, जिसमें उसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत आसियान, पूर्वी एशियाई और अफ्रीकी देशों का सहयोग भी मिला है। यही कारण है कि भारत ने 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत जो की गई थी, उसके जरिए 2015 में दोनों देशों ने जापान भारत विजन 2025 विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी यानी स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप की घोषणा की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र और विश्व शांति में समृद्धि के लिए काम करना था। और अभी हाल में जो 24 सितंबर को इन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट क्वाड की मीटिंग में शामिल किया है, जो जारी किया है, उसमें भी ये कहा गया है कि यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में जो अपना इंडो पैसिफिक प्लान बनाया है, उसका इन देशों ने वेलकम किया है, स्वागत किया है। तो इस तरीके से आज क्वाड जो है एक मिलिट्री अलायंस के रूप में तो जो काम कर रहा था, कर ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने एक ट्रेड ब्लॉक के रूप में भी काम करना शुरू किया है। जैसे आज भारत और अमेरिका के बीच में $149 बिलियन का बायलैटरल एनुअल ट्रेड है गुड्स एंड सर्विसेज में, और इसे बढ़ाकर $500 बिलियन करना है। तो इसके लिए भारत में अमेरिकन कंपनीज़ के निवेश को बढ़ाने की ज़रूरत है, भारत का निर्यात और ज़्यादा बढ़े, इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसलिए इस उद्देश्य से जो अमेरिका की बड़ी कंपनियां हैं, उन सब के साथ भारतीय प्रधानमंत्री ने बैठक को संपन्न किया। और इसी प्रकार से जापान के साथ जो हमारा 2011 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि अगले 10 साल में यानी 2021 तक भारत और जापान के बीच में जो गुड्स का ट्रेड होता है, उस पर 94% जो ड्यूटीज़ हैं, जो भी टैरिफ बैरियर्स हैं, उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब 2021 आ गया है, तो इस बात की ज़रूरत है कि जापान और भारत के बीच में इस बात को देखा जाए कि कैसे वो अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को रिव्यू और करें और मजबूती पर ले जाएं, क्योंकि अभी दोनों के बीच में केवल $16 बिलियन का ट्रेड है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी पार्टनरशिप बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल में हमें कोकोस किलिंग द्वीप जो उसका है, उसमें गगनयान मिशन के लिए, इंडिया के गगनयान मिशन के लिए कहा है कि वो इसरो का एक ग्राउंड स्टेशन वहाँ पर इस्टेब्लिश होने देगा, ताकि भारत को स्पेस कोऑपरेशन मिल सके, स्पेस पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत हो सके। तो ये जो बातें हैं, ये स्पष्ट करती हैं कि आज क्वाड के मुद्दे पर एक मल्टी डायमेंशनल जो कोऑपरेशन है, वो इन देशों के बीच में पनप रहा है, और ये लाभकारी भी होगा रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, ग्लोबल पीस के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। क्योंकि कोई भी देश अगर दुनिया को यूनिपोलर इकोनॉमी बनाने की कोशिश करता है या यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश करता है, एक ध्रुवीय सत्ता बनना चाहता है, तो ये डेमोक्रेटिक जो पावर्स हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, रूल ऑफ लॉ है या जो ह्यूमन राइट हैं, उन सब के खिलाफ है, उसका वायलेशन है। इसलिए आज लाइक माइंडेड जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, ये सब जो देश हैं, ये सब आज मिल करके दुनिया के ऐसे तमाम थ्रेट्स के खिलाफ काम करने के लिए राजी हो रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो ये था आज हमारा क्वाड के बारे में जो जानकारी देने की बात थी, क्योंकि क्वाड सुर्खियों में है, इसलिए ये प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अब बारी है आज के सवाल की। क्वाड की संकल्पना का जो इवोल्यूशन है, वो मैंने आपको जो बताया, उसके बारे में आप बताइए कि क्वाड की परिकल्पना कब और किस रूप में शुरू हुई थी। दूसरी बात है कि क्वाड के 4 प्रमुख उद्देश्य आपको बताने हैं। और तीसरी बात यह है कि क्वाड के कॉन्टेक्स्ट में जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी का विजन है, उसको लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में जो थोड़ा सा डिफिनीशन का अंतर है, यानी इंडो पैसिफिक रीजन को अमेरिका किस तरीके से डिफ़ाइन करता है और भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, उसको क्या डिफ़ाइन करता है, इसके बारे में जो भी जानकारी हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये था आज का हमारा क्वाड से रिलेटेड कार्यक्रम, और अगले विषय के साथ पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद।